नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम ने कंडाली के रेशों से बने शॉल और केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। इसके बाद सीएम ने केंद्रीय पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की और वहीं सीएम ने एम्स में भर्ती केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से डॉक्टर निशंक के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। इसके साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भेंट करके राज्य से संबंधित बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर प्रदेश के जलागम प्रबंधन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून में इंदिरा नगर स्थित जलागम प्रबंधन निदेशालय सभागार में जेईएफ पोषित ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना की इंसेप्शन कार्यशाला का शुभारंभ किया। साथ ही मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य में सामुदायिक सहभागिता से जलागम विकास की अवधारणा पर कृषि क्षेत्र के आमूलचूल सुधार हेतु FAO के माध्यम से अनुदान द्वारा संचालित होने वाली लगभग 40 करोड़ की परियोजना का भी शुभारंभ किया। एसोसिएट जो थे MIS के एक्सपर्ट्स थे, तो ये था कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने महिला प्रेरक जो थे उनको पहले 2000 मिलता था, अब 2500 मिल रहा है। लेखा सहायक जो 4000 था उनको 4500 मिल रहा है। प्रोजेक्ट एसोसिएट्स जो थे 20,000 की जगह 25,000 मिल रहा है और MIS एक्सपर्ट्स जो थे जो 20,000 मिल रहा था उनको 25,000 मिल रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने जो है उनका मानदेय बढ़ाया है। कोरोना काल है तो निश्चित रूप में लाभ मिलना चाहिए क्षेत्र की जनता। वादियों से घिरा उत्तराखंड प्रदेश जो साल भर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। पर्यटन की दुनिया में तो यहाँ अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अब ये छोटा सा राज्य खेल की दुनिया में भी पीछे जाने को बेकरार है। यानी कि जिस तरीके से लगातार खेल की जो दुनिया है उसमें भी आगे जाने को तैयार हो रहा है। पलायन का दर्द सह रहे यहाँ के युवा उत्तराखंड में खेल के अवसर तलाश रहे हैं। युवाओं के इस अरमान को अब जल्द पंख भी लगने वाले हैं। उत्तराखंड भले ही छोटा सा राज्य हो, लेकिन ये छोटा सा राज्य हमेशा से ही बड़े सपने देखता आया है और यहाँ खेल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड वासियों के सपनों को पंख लगाने का काम अब सरकार की ओर से भी शुरू कर दिया गया है। दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री ने तोहफे के रूप में उत्तराखंड को कई सौगातें दी। तीरथ सिंह रावत 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री तीरथ ने खेल मंत्री से मुलाकात की और जहां दोनों के बीच उत्तराखंड में खेल की संभावनाओं को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। साथ ही मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड को तोहफा भी दिया। जी हां, खेलो इंडिया योजना के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के स्पोर्ट्स कॉलेज में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। खेलों की दृष्टि से और उससे हर जिले में खेलों के माध्यम से कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। औली में भी एक अपना स्पोर्ट्स की दृष्टि से वहाँ एक अच्छा स्थान और क्रीड़ा की से बनना। और साथ में मैंने कहा कि पिथौरागढ़ धारचूला के अंदर और वहाँ तो ऐसे तो 4 स्थानों पर ऐसे एक स्पोर्ट्स की दृष्टि से उनको बढ़ावा देना। उत्तरकाशी है, पौड़ी है, ऐसे कुछ विषयों को लेकर चर्चा हुई है और वो भी आने वाले समय में दिखेगा। उत्तराखंड में यहाँ खुलेंगे खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्मॉल सेंटर। पौड़ी के रांसी स्टेडियम में बनाया जाएगा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर। गैरसेन में स्थापित होगा योगा सेंटर।
पिथौरागढ़ के धारचूला में की जाएगी खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता में भी की जाएगी खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। ये केंद्र सरकार की बड़ी अच्छी योजना है कि वो खेलो इंडिया सेंटर के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में सुविधाएं प्रदान कर रही है। इससे जो गांव में से निकलने वाली प्रतिभाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर रहेगा। उन्हें खेल के मैदान मिलेंगे और संसाधन मिलेंगे। ये वास्तव में सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा समाचार है और खासकर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कि उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा अपनी तैयारियों के लिए और संसाधनों के लिए। इसके लिए हम केंद्र सरकार की बहुत सराहना करते हैं, खास करके आदरणीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तराखंड में खेल की संभावनाओं को और बेहतर करने के लिए कहा कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए अनुदान की मांग का प्रस्ताव खेल मंत्रालय वित्त मंत्रालय को भेजेगा। उत्तराखंड को ये बेहद ही खास तोहफा मिलने से युवा खिलाड़ी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो खेलो इंडिया के जो माध्यम से जो स्टेडियम बनाया जा रहा है ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। इससे क्या होगा, इससे जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। दूसरी बात क्या, हमारे खिलाड़ी थे उन्हें बहुत दूर तैयारी करने के लिए जाना पड़ता था। उससे क्या होगा, जैसे नज़दीक स्टेडियम खेलेंगे उससे खिलाड़ियों को बहुत लाभ होगा और जो और भी खिलाड़ी हैं उससे और भी खिलाड़ी निकल के आएंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें उसका लाभ मिलता है। अभी क्या था, अभी बहुत दूर जाना पड़ता था। पहले तो खिलाड़ी जाने में ही बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। अब जैसे जगह जगह स्टेडियम खुलेंगे उससे खिलाड़ियों को बहुत लाभ होगा और नए नए खिलाड़ी क्षेत्र से निकल के आएंगे। जो सरकार ने ये शुरू किया है खेलो इंडिया, इसके माध्यम से, क्योंकि हमारे देश में आज प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी के कारण आज हमारे देश की प्रतिभा कहीं ना कहीं छिपी हुई है। इसके माध्यम से जो स्टेडियम बनेंगे या कार्यक्रम होंगे उसके माध्यम से हमारे देश की जो प्रतिभा है वो निकल कर आगे आएगी और एक युवा वर्ग को एक नई दिशा मिलेगी खेल के उसमें विषय में और अपने युवा जागृति के विषय में। केंद्र के सहयोग से जहां उत्तराखंड में खेल की संभावनाओं को पंख लगने जा रहे हैं, तो वहीं इससे खिलाड़ी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी संभावनाएं बुलंद हो रही हैं कि विश्व पटल पर आने वाले समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी काफी नाम रोशन कर सकते हैं। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं प्रीति गौड़, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। सरकार द्वारा कोविड की दूसरी लहर की तैयारी नहीं करने के चलते लाखों लोगों की जान चिकित्सक की सुविधा के अभाव में हुई। वहीं कोविड काल में पूरे देश में बिना किसी सुविधा के अग्रिम मोर्चे पर डटी बहुत सी आशा बहनों की भी दुखद मौतें हुई हैं। उन्हें सम्मान और उनके परिजनों को सामाजिक सुरक्षा देने से सरकारें भाग रही हैं। आशाओं की मौतों से जुड़े आंकड़े भी सरकार के पास या तो है ही नहीं या फिर इसे छिपा भी नहीं रहे हैं। लेकिन नैनीताल में तल्लीताल गांधी प्रतिमा के पास कोविड से जान गंवा चुकी आशा कार्यकर्ताओं के लिए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जो है ये कोरोना काल में हमारी काफ़ी आशाओं की मृत्यु, पूरे देश में काफ़ी आशाओं की मृत्यु हो चुकी है। कुछ आशाएं तो ऐसी रही किसी को इलाज तक नहीं मिल पाया और ना ही हमारी आशाएं वो गिनती में है। ना ही किसी को कोई मुआवजा मिला, ना ही उनको टाइम से इलाज मिला, ना ही उनको कोई सुविधा मिली थी और ना ही कोई मानदेय मिलता है। हमारी आशाएं जो ऐसी हैं कि जो 15 साल से लगातार काम कर रही हैं और जब से कोरोना काल चल रखा है, कोरोना काल में लगातार ड्यूटी कर रही हैं। काशीपुर के थाना कुंडा क्षेत्र से अधेड़ व्यक्ति के सिर पर पत्थरों से हमला करने का मामला सामने आया है, जहां टीला गांव में घर में सो रहे एक अधेड़ व्यक्ति के सिर पर ईंट पत्थरों से हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया गया। परिजनों ने घायल को आनन फानन में एम्बुलेंस से राजकीय चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि छोटे भाई की पत्नी का गाँव के ही युवक से प्रेम प्रसंग के चलते मृतक ने डांट फटकार लगाई थी। वहीं परिजनों ने भी अपने ही करीबी रिश्तेदार पर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हमारा जो थाना कुंडा क्षेत्र में गांव पड़ता है टीला, तो सुबह सूचना मिली थी कि रात को एक व्यक्ति को सरकारी अस्पताल लाया गया था एम्बुलेंस के द्वारा, और जब उसको यहाँ देखा गया डॉक्टर के द्वारा तो उसको मृत घोषित कर दिया गया था। तो उस सूचना पर जो है थाना काशीपुर पुलिस और फिर कुंडा पुलिस मौके पर पहुंची थी और मुझे सूचित किया गया था। तो मेरे द्वारा भी जो है अस्पताल पहुँच कर देखा गया
तो एक व्यक्ति चंद्रपाल है, उम्र लगभग होगी 44 से 45 साल के आसपास। तो वो जो है मृत अवस्था में थे वहाँ, और इनके दाहिने जो है सबके पास जो है उनको चोट भी लगी हुई थी, नाक से भी उनको खून आ रहा था। तो संभवतः उनको किसी चीज़ से उनको मारा गया है और अभी उनके परिजनों से बातचीत की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जो वैधानिक कार्रवाई है पंचायतन और पीएम की कार्रवाई वो भी की जाएगी। मेला अस्पताल के ब्लड बैंक में एफरेसिस मशीन स्थापित हो गई है। हरिद्वार में इस मशीन का इस्तेमाल सिर्फ प्लेटलेट्स के जंबो पैक तैयार करने में होगा और वहीं जंबो पैक की उपलब्धता डेंगू मरीजों, एनीमिक गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों की जान बचाएगी। इसको लेकर प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि सरकारी ब्लड बैंक में जंबो पैक की सुविधा से लोगों को राहत मिलेगी। एफरेसिस मशीन और उसके लिए कमरा तैयार हो चुका है और अब लाइसेंस की अनुमति का इंतजार है। बनवा के एफरेसिस मशीन होती है जो प्लेटलेट्स बनाएगी, उसकी खरीद हो गई है, कमरा भी बनके तैयार हो गया है। इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है जो ड्रग कंट्रोलर करते हैं, तो उन सबको पत्र चले गए हैं। अब केवल इसका वेट है कि एक बार उनकी विजिट हो जाए और रजिस्ट्रेशन के लिए वो हाँ हो जाए तो उसके बाद से ये प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। नहीं, जो पहले प्लेटलेट्स हम भी उपलब्ध कराते थे लेकिन हमारे पास स्मॉल पैक्स रहते थे। अब एफरेसिस मशीन के बनने के बाद हमारे पास जंबो पैक हम तैयार करके दे सकते हैं, जिसके लिए लोगों को देहरादून वगैरह, ऋषिकेश, एम्स वगैरह जाना पड़ता था, उससे लोगों की बचत हो जाएगी। उधम सिंह नगर में मानसून को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आपदा से निपटने के लिए तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। इसको लेकर डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि बरसात को लेकर तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक की जा चुकी है। जिले में आज कंट्रोल रूम बनाकर 29 बाढ़ चौकियों की तैनाती की गई है। साथ ही जिले के सभी नगर पालिका, नगर निगम में नदी नालों की सफाई करवाने की आदेश दे दिए गए हैं। को लेकर के हमारी जो मीटिंग होती तैयारी की वो बहुत पहले हो चुकी है और 2-3 बार उसके बाद भी हम लोग बैठ चुके हैं और डेली जो हमारी रिपोर्टिंग चलती है वो तो चलती है। तो आपको पता है यहाँ डीडीएमए कार्यालय में 24 घंटे का कंट्रोल रूम संचालित है और ऐसे और अन्य 8 जगहों पे भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। और आपको पता है कि जो सितारगंज और खटीमा का एरिया है तो वो हमारे यहाँ ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, बाढ़ इत्यादि आने का खतरा उधर ज़्यादा है। डोईवाला के बुल्लावाला गांव में ग्रामीण पुरुष और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी ने उत्तराखंड सरकार की ओर से दी जा रही इम्यून बूस्टर आयुष रक्षा किट का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों से सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। उनका कहना है कि कोविड अभी कम जरूर हुआ है लेकिन खतरा अभी बना हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए आयुष रक्षा किट का प्रयोग करें। सरकार के द्वारा लाई हुई किट यहाँ पर वितरित की, जबकि ये कार्य क्षेत्रीय विधायक जी को करना चाहिए था। क्षेत्रीय विधायक नाम यहाँ पर आके कोविड में हमारे बीच में आते तो अच्छा लगता, लेकिन जितेंद्र नेगी जी ने वो बीड़ा उठाया। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। लगातार जनप्रतिनिधि और सोशल मीडिया और पत्रकार बंधु भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कोविड नियमों का पालन करें। मैं सभी का धन्यवाद, पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो लगातार क्षेत्र में घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोविड के नियम के संदर्भ में। उत्तराखंड सरकार ने ये आयुष रक्षा किट जन सामान्य तक, विशेष करके जो कोविड अफेक्टेड लोग हैं, कोविड का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार की है। तो हम इन किटों को जन सामान्य को वितरित कर रहे हैं ताकि इनसे मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और उसको कोरोना छुए तक नहीं, इसलिए इन किटों का वितरण कराया जा रहा है। तो हमारा लगभग डोईवाला विधानसभा में हमने 4,000 वितरित कर दी और हमारा प्रयास रहेगा कि लोग इनका सेवन करें, इनका उपयोग करें, कोरोना का डटकर मुकाबला करें। हमारा प्रयास रहेगा। सरकार से भी हम निवेदन करके ये आयुष रक्षा किट और प्राप्त करेंगे ताकि कोशिश करेंगे कि जन सामान्य तक प्रत्येक व्यक्ति से। लक्सर क्षेत्र में कोविड के वैक्सीनेशन का काम तो रफ्तार से चल रहा है, लेकिन कोरोना टेस्टिंग एक बार फिर पिछड़ने लगा है। खासतौर पर लक्सर के यूपी से सटे बलावली और
बड़ीवाला बॉर्डर, जहां कई दिनों से कोरोना टेस्टिंग का काम ठप पड़ा है और ऐसे में एक बार फिर कोविड के खतरा बढ़ने की संभावना है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दोनों बॉर्डर्स पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नदारत है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हर रोज जो लोग क्षेत्र में आ रहे हैं उनसे कौन कोरोना संक्रमित है, कौन नहीं है। और वही यह कहना गलत नहीं होगा कि बाहरी लोगों के बिना टेस्टिंग के एंट्री से क्षेत्र में फिर से कोविड संक्रमण का बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जवानों द्वारा जो उत्तर प्रदेश से गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है, उनको हम रोक रहे हैं और उनकी पूरी डिटेल नोट कर रहे हैं कि कहां से आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, गाड़ी नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, नाम, पिताजी का नाम। तो आगे सूची कर दे रहे हैं कि मतलब ये इतने लोग आ जा रहे हैं हमारे यहाँ से, ठीक है। इसके बारे में तो मैं मतलब कुछ नहीं कह सकता कि ये जांच क्यों नहीं हो रही। आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील रुद्रप्रयाग जिले में आपदा सीजन में आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने विकास भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। वहीं बैठक में प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने सड़कों से जुड़े विभागों को जिले में सितंबर माह तक 25 जेसीबी लगाने के निर्देश दिए। वहीं बिजली और पेयजल से जुड़े अधिकारियों को 2 घंटे में क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक करने के लिए भी निर्देश दिए गए। तो पीडब्ल्यूडी की जितनी भी सड़कें हैं और पीएमजीएसवाई की और जिला प्लान की 25 जेसीबी लगाने का मैंने आज आदेश दिया है कि पूरे रुद्रप्रयाग जिले में आज से लेके और सितंबर माह तक रोडों के मार्ग कहीं भी अगर अवरुद्ध होते हैं तो उनको जल्दी जो है 4-4 घंटे के लिए 2 घंटे में उनको खोला जाएगा। लक्सर के सुल्तानपुर में एक क्लिनिक पर महिला की संदिग्ध मौत हो गई। दरअसल 40 वर्षीय महिला क्लिनिक पर दवा लेने गई थी। इसी दौरान अपनी बारी आने का इंतजार कर रही महिला अचानक गिर गई और उसकी मौत हो गई। वहीं महिला की मौत से घबराया क्लिनिक संचालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रकरण तो अभी जब इसका पोस्टमार्टम होगा या इसके परिजन अगर मिलेंगे तभी पता लग पाएगा। हमारी जो संज्ञान में आया मामला वो ये है कि अभी एक महिला जो है वो अली चौक की तरफ से सुल्तानपुर गांव के अंदर की ओर आ रही थी। इसके हाथ में कुछ सामान था जो झाड़ फूंक में इस्तेमाल किया जाता है और ये यहाँ आते आते सड़क के पास जो जैसा लोगों ने बताया, जिन्होंने देखा है उसको बताया कि यहाँ आकर गिर गई और उसके थोड़ी देर बाद उल्टी हुई और उसके बाद उसका देहांत हो गया। अभी 108 को सूचना दे दी गई है, गाड़ी आ चुकी है, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर ले जाया जा रहा है। पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस मौके पर है। आगे की कार्रवाई का बाद में पता चलेगा। शिनाख्त नहीं हो पाई, शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। चमोली के रेडी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। प्रशासन के द्वारा सड़क के ऊपरी इलाकों में कुछ परिवारों का विस्थापन किया जा रहा है। परिवारों के विस्थापन करने के बाद ही नई सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। लगातार तीसरी बार नर्सिंग भर्ती परीक्षा रद्द हो जाने के बाद प्राइवेट नर्सिंग स्टाफ ने अपना एडमिट कार्ड जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्राइवेट नर्सिंग स्टाफ पंकज नेगी ने बताया कि वह लगातार 8 सालों से उत्तराखंड में अपनी सेवा दे रही है, मगर संविदा पर नर्सिंग स्टाफ इस परीक्षा को कैंसिल करवा देती है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बन गया सरकार का। रुड़की के नगर विधायक प्रदीप बत्रा का मसूरी घूमते हुए पुलिसकर्मी द्वारा चालान काटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर विधायक प्रदीप बत्रा खासी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मसूरी में तैनात पुलिसकर्मी और उनके कुछ साथियों की हरकतों से उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है। रुद्रपुर के ग्राम मलसी में खेत की मेड़ को लेकर उपजे विवाद के बाद दिन दहाड़े हुई फायरिंग में 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।